की या कोई पदाधिकारी नामित है। तो सारे प्रदेश में हमारा कार्य है। प्रदेश इकाई हमारी पूरी तरीके से बनी हुई है। सदस्यता शुल्क के मामले में है तो सदस्यता अभी हम लोगों की बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुई है। सदस्यता जो है करीब 500 से ज़्यादा सदस्यता है, मगर सदस्यता लोग तक जा ना पाने के कारण से हम लोगों ने पोर्टल का प्लान किया है। पोर्टल बना हुआ है, आगामी सप्ताह में लॉन्च हो जाएगा। उसके माध्यम से सदस्यों से हम लोग सदस्यता करवाएंगे। मेंबरशिप क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जिला प्रदेश है, 75 जिलों में जा जाकर सदस्यता करा पड़ा सब संभव ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग पोर्टल के माध्यम से कराएंगे। उसमें एक हम लोगों ने प्लान रखा हुआ है, जो अभी आपने यहाँ झारखंड का प्लान बताया बीमा जैसा कुछ, तो हम लोगों ने इसमें एक ऑप्शन रखा है मेंबरशिप के अलावा एक एडिशनल फी रखे थे। अगर वो ये एग्री करता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट के समय भी। तो हम अभी साइड उसका प्लान पूरा नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो जरूरत पड़ेगी तो यहाँ का प्लान हम लोग उसको लेंगे। उसमें कुछ सुझाव है कि लास्ट में उसको दूँगा। और अगले 6 माह में हमारा प्लान हुआ कम से कम 5000 से 10,000 की संख्या हमारी मेंबरशिप की हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन है तो ईजी होगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और विगत 6 माह में हुआ है कि हमारा जो कोविड कर्मचारी थे पूरे इंडिया में काम कर रहे थे अस्थायी रूप से, तो उत्तर प्रदेश में करीब शुरुआत में 20,000 कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया गया था। लास्ट में आते आते 3200 लोग बचे, तो धीरे धीरे लोग एडजस्ट हो गए। 3200 लास्ट में बचे। अंतिम माह जून में उनकी सेवा समाप्ति थी, अंतिम विस्तार किया गया था, क्योंकि 3-3 महीने में अंतिम विस्तार हो रहा था। तो उस पर हम लोगों ने हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ श्री ब्रजेश पाटिल जी, वो उन्हीं के पास स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज थे, उनके यहाँ हम लोगों ने गिराव किया था अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। 70% कर्मचारी उपस्थित थे कोविड के, उनका उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि 1 माह का सेवा विस्तार करने के उपरांत उस दौरान उनके समायोजन की प्रक्रिया इलेक्शन में की जाएगी, उसके लिए हमें समय चाहिए, इसलिए हम इसका विस्तार कर रहे हैं। और इन्होंने वो भी कहा कि इन्हीं कारणों से अगर उस माह में नहीं होगा तो हम इस माह विस्तार करेंगे। इस क्रम में 23 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस जब था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में महामंत्री जी भी थे, वहाँ पे आपको उन्होंने आश्वस्त किया था कि कोविड कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा। पिछले 6 माह में एक कर्मचारी के लिए 3 लोग थी, और आगामी समस्त संविदा कर्मचारी के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे 27 सितंबर को हम लोग एक प्रदेश स्तरीय रैली करेंगे, जिसमें समस्त संविदा कर्मचारियों की प्रतिभागिता होगी। और डिस्कस ये भी हो रहा है कि जैसा है कि एक विचारधारा की पार्टी, हमारा लगाव बहुत नहीं कि हम विचारधारा मैच करती है, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि पहले से प्लान कर ले, बैठ ले, तो हम रैली करा के वहाँ घोषणा करा दें, आंदोलन का नाम दे के उनको हम स्वागत जैसा करा के कुछ हो जाइए, प्लान चल रहा है। और वहाँ नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्लान चलेगा, उस पर जो भी सहयोग किया जाएगा। रही बात मांग की, तो मांग तो सब लोग सलाह दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, मजदूर से हम लोग देख रहे हैं, 10 सालों से वही संगठन में हूँ। सबसे बड़ी मांग सबकी होती है कि नियमित किया जाना, शायद इसी चक्कर में हम लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात ये नियमित होने के चक्कर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि है EPF वाला बिहार को मिला, बहुत अच्छी बात है। EPF आप अगर 80,000 रुपये सैलरी पाते हैं तो आपको अगर कहा जाए 2,000 रुपये महीने के बचाइए, नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर वही 18,36 रुपये आपको सरकार 18,1800 आपको कट रहा है, सारे लोग 36 रुपये कट रहे हैं, तो एक अच्छा होता है, उससे इंश्योरेंस भी मिलता है, EPF और सारे बेनिफिट्स है, पेंशन का बेनिफिट्स है और सही चीज़ें। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा के नाम पे एक मिनिमम, मेरा जो मुख्य डिमांड का है कि मिनिमम वेतन एक निर्धारण हो, क्योंकि NHM में किसी राष्ट्र में, मतलब किसी प्रदेश में वेतन निर्धारण की नहीं है। बेसिक सैलरी क्या डिसाइड होनी है, किसी को नहीं पता है। HR सेक्शन का अंतर कुछ और करता है, वित्त वाला का अंतर कुछ और करता है, इसीलिए जितने अलग अलग कार्यक्रम मुख्यमंत्री समझ नहीं आए। NHM में है, NHM में है, NHM में वही में मैंने झारखंड में है। अच्छा, आपके पॉलिसी है क्या? यहाँ पे मिनिमम वेजेस है 10,000 का, जो है उससे नीचे नहीं होगा। नहीं, वो तो है, हाँ, मैंने लेबर लॉ के हिसाब से एक्चुअली मैं कह रहा हूँ हर एक कैडर का मिनिमम वेज तय करता है राज्य से। कैसे करना होगा, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर हमारी बेसिक सैलरी परमानेंट डेली पे 22,000 है, तो जो भी बेसिक सैलरी किसी कैडर की है वो संविदा की बेसिक सैलरी मिनिमम हो ही नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं, यहाँ पे एक संकल्प निकला है कि उस संकल्प में अगर आप संविदा पे हैं तो जो रेगुलर का पेमेंट होगा उसका 85% आपका उसका बेसिक पेमेंट होगा। तो जैसे अगर 100 रुपये अगर मेरा सैलरी है तो 85 रुपीज़ संविदा का होगा। इससे पहले 90% MP में हुआ, शायद इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था वो।
तो ये अच्छा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है कि अगर कोई फॉर्मूला है ये, अगर कोई लैब टेक्नीशियन है और अलग अलग कार्यक्रम में है तो उसकी अलग अलग सैलरी है, 12 से लेकर 25,000 तक की सैलरी है। एक ही पद पे लोग अलग अलग सैलरी है। एएनएम की यही हाल है, एएनएम मतलब एक ही मैक्सिमम कॉमन प्रोग्राम है। आज आरबीएसके में कुछ है, बाकी एएनएम डायरेक्ट है, अर्बन पे है कुछ। स्टाफ प्लस मैक्सिमम अलग अलग प्रोग्राम में उनकी अलग अलग सैलरी है, 18,000, 24,000, 16,000। तो आपको तो पैसा मिला होगा ना इसका रैशनलाइजेशन का? रैशनलाइजेशन का पैसा 2016 नहीं, अभी तक समिति बनी, उसमें मैं भी मेंबर था। चीजें सरकार से पैसा आया हुआ इसमें 3% बजट टोटल एचआर का आता है रैशनलाइजेशन की। लेकिन एसपीएम में कुछ लापरवाही है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की, इस वजह से चीजें लागू नहीं होती। हमारे यहाँ बीमा के लिए भी 2018 में बजट आ चुका है, 80 करोड़ रुपए एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूव भी हो चुके हैं, मगर अभी तक वो एजेंसी हायर नहीं कर पाए, कंपनी नहीं हायर कर पाए। चीजें दूसरा है जो एक वेतन मूल हो जाए, मूल वेतन इससे ऊपर ही वेतन सबका हो, मिनिमम वेतन। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, जो कि आज हमारा सबसे अहम मुद्दा है। हमारे वही बिंदु हैं जो N20 के मुख्य बिंदु हैं इस समय, क्योंकि N20 में डिसाइड हुआ वर्ल्ड लेवल पे तो जो श्रमिकों को मिलना चाहिए वो एटलीस्ट हमको भी मिले। और चूँकि रूल्स हैं हमारी पर भी लागू नहीं होते, लेकिन उनको लागू करने के सामाजिक सुरक्षा, बीमा, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभ हो जाते हैं। 2 बिंदु होगा। तीसरा है जो बड़ा मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश में, दूरी बड़ी है, क्षेत्रफल बड़ा है, उसमें ज़्यादा बड़ा मुद्दा होता है स्थानांतरण का। हमारे यहाँ जो तैनाती अभी 2018 से हो रही है वो राज्य स्तर से हो रही है। तो 2017 में हमारे कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ था, तो 2016 से तैनाती राज्य स्तर से हो रही है। तो स्थानांतरण में लोग 5-5 किलोमीटर मेरे पेश पे जिला आवंटित होता है, इसलिए उनकी दूरी बढ़ गई है। और 10,000 के सैलरी पे एएनएम काम करते हैं, उसको घर रहना जरूरी है। महिला होते हुए शादी हो रही, तमाम चीज़ें, एक स्थानांतरण बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग की एचआर पॉलिसी जो बन के गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लिख के आया था, कमेंट्स में आया था कि एचआर पॉलिसी में स्थानांतरण पॉलिसी वो अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें होना चाहिए, वो था। लेकिन वो अप्रूव हो गया, उसको सजेशन दिया तो उन्होंने अप्रूव किया, छोड़ दिया। तो ये जो मुख्य रूप से डिमांड से ये है। रैली में भारतीय मजदूर संघ से संबंध संगठन हमारा शुरू से ही जब से हुआ है। एएनएम जीएनएम का नियुक्ति कौन करता है? स्टेट जैसे चेक करता है। ये 2016 से, उससे पहले सीएमओ करते थे, 2016 के 15 से होकर। और रैली की संख्या जैसा मध्य प्रदेश ने कहा हमसे ऊपर अपेक्षा होगी उतनी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है संख्या के मामले में। तो और कार्यकर्ता निर्माण के लिए जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि क्या किया जाए, तो हम लोग 27 सितंबर की रैली के बाद एक उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तरीय अभ्यास वर्ग के लिए काम कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। तो अभ्यास वर्ग में प्रदेश स्तरीय कराएंगे और जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो उस पर जो भी संख्या जो मैक्सिमम 4 कहा गया है तो हमारे पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर विभाग करेंगे। अच्छा, ये और दूसरा ये यहाँ पे आपका था, इसमें कुछ सुझाव थे हमारे। इसमें एक सबसे सुझाव था कि जो 3 लाख रुपए मृत की दशा में दी जाती है, इसमें प्रोग्राम सबको पता हो, कोई नहीं, PMJJBY और PMSBY, ये दोनों अगर हम मर्ज करते हैं तो 3,500 रुपये की ईयरली किस्त आता है। इसमें कर्मचारी को 436 रुपया हो गया उसमें। हाँ ठीक है, जो भी हमें 450 रुपये मैक्सिमम आएगा। उसमें जो है 4 लाख रुपए कर्मचारी को किसी भी दुर्घटना दशा में मिल सकता है। तो ये आपका 3 लाख का, उसको स्विच करके आप स्वास्थ्य बीमा में ले सकते हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्वास्थ्य की भी है। अगर वो चीज़ें बदल के 3 लाख रुपये आप मृत्यु के समय ना देके स्वास्थ्य बीमा में ले आएंगे तो बेहतर हो जाएगा। उधर 4 लाख रुपये वो मिल जाएगा उनको, किसी दुर्घटना में कितने प्रतिशत लॉस होगा उस हिसाब से वो पैसा मिलेगा, 100% 4 लाख रुपये परिवार को मिल जाएगा। स्वास्थ्य बीमा आप दे देंगे तो एक अच्छा चीज़ हो जाएगा। उधर रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी जैसा अमाउंट आप दे रहे हो, अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें वो है कि क्लियर नहीं हुआ कि अगर कोई 50 साल की एज में है और वो सोच रहा है कि अब मुझे लेना चाहिए कौन सा 3 साल के लिए, तो वो कहेगा अभी मैं क्यों, तो 57 तो हम तब लूँगा और 3 साल कंटिन्यू करूँगा, मैं 3 लाख लेके बैठ जाऊँगा। इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मिनिमम 3 साल आपका रहे, लेकिन 3 साल से जैसे बढ़े कुछ अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाइए। उस लालच में आदमी जितना लंबा समय देगा उतना लंबा किस्त देगा, वो अमाउंट बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा लगेगा चलेगा। ये कुछ सुझाव है। और दूसरी चीज़ जो ये 3 लाख का अमाउंट है तो और 1,000 रुपये आपका मेम्बरशिप है,
ये जैसे जैसे आपकी सैलरी रिवाइज होती है, हम उनका 5% इंक्रीमेंट है, तो ये भी आप अमाउंट और इन्वेस्टमेंट दोनों रिवाइज करना एक पॉलिसी में रखना सही रहता है। ये मुख्य रूप से हमें जो समझ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये अगर होता है तो समझ में आता है काम। तो हमारे यहाँ जो हमने कहा मेम्बरशिप हम कराएंगे तो उसमें एक एडिशनल वहाँ पे रहेंगे, वो टिक करेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको देना होगा। उससे ये सारी सुविधाएं हम भी प्लान कर रहे हैं। अगर ये पहले प्लान हो जाएगा तो हम अपने यहाँ इसी को अडॉप्ट करेंगे सेम चीज़ को। जैसे अभी बिहार ने कहा कि सैलरी अकाउंट खोल रहे हैं, हाँ है। हमारे